हम लोग सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में उसका 3 प्रॉपर्टीज बताए थे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बता दिए। इस लेक्चर में हम लोग 2 प्रॉपर्टीज और जो बचा हुआ है उसके बारे में जानेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। इसको समझना बहुत आसान है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पिन है जो हम लोग पढ़े थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, एक स्पिन क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक। इसके चलते क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसीलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये रस्सी है, जितना फोर्स से मान लीजिए राइट हैंड से कोई उसको पुल कर रहा है उतना ही फोर्स से इधर से पुल कर रहा है, तो ये मार्कर ये रस्सी किधर भी जाने वाला नहीं है, बीच में ही अटका रहेगा। वैसे ही यहां पे समझ लीजिए, मतलब यहां पे नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। जितना इधर से खींचेगा उतना इधर से, तो इस पे कितना का फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा इस रस्सी पे। तो होगा क्या, तो इसे ही यहां पे होता है, अगर एक स्पिन क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसके चलते क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। और मैग्नेटिक मोमेंट का 0 हो जाए उसी को हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होगा उसी को हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। यहां पर लिखे द सब्सटेंस विच हैविंग नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। ऐसा सब्सटेंस जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है वही कहलाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। जैसे एग्जांपल में मैग्नीशियम का कुछ कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम का दोनों ऑक्साइड है, इस दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। यहाँ पे +2 होगा, तो यहाँ पे जो है प्लस इसका जो है 3 होगा, +3। यहाँ पे फिर आयरन का ऑक्साइड है एक, जैसे Fe2O3 एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, लेकिन Fe3O4 जो होता है, Fe3O4 हुआ यहाँ पे नहीं, ठीक है, Fe3O4 ये जो है फेरीमैग्नेटिक होता है। दोनों बहुत आसान है समझना। इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक में, जबकि फेरीमैग्नेटिक में नेट मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है, क्योंकि इसमें अगर एक क्लॉकवाइज है तो 2 एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर 2 क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ये जो स्पिन है वो बराबर नहीं होता है। मतलब एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक इस तरह से नहीं होता है। अगर 2 क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, या फिर 2 एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज होगा। इसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। कैंसिल करने के बाद भी कुछ ना कुछ नेट वैल्यू निकलेगा। नेट वैल्यू निकलेगा मतलब 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो उसी को हम लोग फेरी मैग्नेटिक बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन बस थोड़ा सा अंतर है, और स्पिन से हमें समझना है, बहुत आसान है इसको समझना। पूरा एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0, एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। अगर एक क्लॉक तो 2 एंटी क्लॉक, या फिर 3 एंटी क्लॉक, मतलब ऐसे समझ ले बराबर नहीं होगा, उसको हम लोग फेरीमैग्नेटिक बोलेंगे, फेरी मैग्नेटिक। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है और इसमें 0 होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस फेरीमैग्नेटिक में द सब्सटेंस विच डू नॉट हैविंग, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास नहीं होता है मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0 के बराबर, इस कॉल्ड कहलाएगा फेरीमैग्नेटिक। जैसे यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड हो गया, उसके बाद ZnFe2O4 हो गया, MgFe2O4 हो गया, तो ये फेरीमैग्नेटिक हो गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ है। यही मेन एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ZnFe2O4 और MgFe2O4 फेरीमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखना, इसमें भी 3, इसमें भी 3 एग्जाम्पल भी पूछता है कंपटीशन में। वैसे बोर्ड में इसका डिफिनेशन पूछता है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था 5 सॉलिड का, जिसके बारे में हम लोग जान लिए। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक के बारे में जाने, उसके बाद डायमैग्नेटिक के बारे में, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक के बारे में, उसके बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में, और फेरी मैग्नेटिक के बारे में जाने।
अब इसमें केवल 2 टॉपिक बचा, मतलब 2 समझ लीजिए 2 डिफिनेशन बचा हुआ है बोर्ड के लिए। एक 12-16 कंपाउंड होता है, इसको समझना तो और भी बहुत आसान है। ये 12 और 16 कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बनता है, और 12-16 कंपाउंड जो है वो ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट से बनता है। जब ग्रुप 12 और ग्रुप 16 का एलिमेंट कंबाइन करेगा तो 12-16 कंपाउंड बनाएगा। मतलब ऐसा कंपाउंड जो ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट से बनता हो उसी को हम लोग 12-16 कंपाउंड बोलेंगे। इसमें लिखा हुआ है इट इज फॉर्म्स, ये बनता है बाय एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16। मतलब कितना आसान है इसका लैंग्वेज। मतलब ग्रुप 12 और ग्रुप 16 कंपाउंड क्या है? तो ऐसा कंपाउंड जो ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट से बनता हो। वैसे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होता है, तो उसमें से ग्रुप 12 और 16 का एलिमेंट को जब हम मिलाते हैं तो 12-16 कंपाउंड बनेगा। जैसे यहां पर लिखे ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम, मरकरी, और ग्रुप 16 का एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये ग्रुप 12 का एलिमेंट है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है। जब ये दोनों कंबाइन करेगा तब जो कंपाउंड बनेगा उसी कंपाउंड को हम लोग 12-16 कंपाउंड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट इसका लीजिए, एक एलिमेंट इसका, जैसे जेरेनएस ले लीजिए, जेरेनएस तो जिंक सल्फाइड, जेरेनो लीजिए, ये जेरेनो तो जिंक ऑक्साइड, जैसे CdS लिए तो कैडमियम सल्फाइड। और भी कंपाउंड जैसे HgO, HgS ये सब ले लीजिए, ये HgS, एक मरकरी, एक ये सल्फर, ग्रुप 12 और ग्रुप 16 का एलिमेंट हो गया। इसको हम लोग 12-16 कंपाउंड बोलेंगे। इसी तरह से एक 13-15 कंपाउंड है। 13-15 कंपाउंड में क्या होगा? वो कंपाउंड ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट से बनेगा। अभी आपको बता रहे हैं। थर्टीन 15 कंपाउंड है, अभी बताया था आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है ना कि अगर एग्जांपल देगा इस तरह से पूछेगी कौन सा कंपाउंड है, तो 13-15 कंपाउंड ऐसे पता करेंगे अगर एलिमेंट ग्रुप 13 और 15 का रहे, सिर्फ और सिर्फ 13-15 का और कोई एलिमेंट नहीं रहे, तो उसी कंपाउंड को हम लोग 13-15 कंपाउंड बोलेंगे। मतलब 13-15 कंपाउंड जो फॉर्म्स बनता है कॉम्बिनेशन से ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट से। ग्रुप 13 का एलिमेंट और 15 का एलिमेंट याद रखना है ट्रिक से। ग्रुप 13 में क्या सब है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। और 15 में क्या सब है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद कैसे रखना था? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन बी के लिए, आलू एल के लिए, गाजर जी के लिए, इन आईएन के लिए, थैला टीएल के लिए। और ग्रुप 15 का एलिमेंट कैसे याद रखना है? तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल एन के लिए, पाकिस्तान पी के लिए, ऑस्ट्रेलिया एस के लिए, सब एसबी के लिए, भिखारी बीआई के लिए। अब ये दोनों एलिमेंट जिस कंपाउंड में दिखे वो कंपाउंड 13-15 कंपाउंड ही होगा। जैसे यहां से बोरॉन ले लीजिए, यहां से नाइट्रोजन तो BN हो जाएगा बोरॉन नाइट्राइड। यहां से एल्युमिनियम ले लिए, यहां से नाइट्रोजन तो ये हो गया एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब यहां से एल्युमिनियम ले लीजिए, यहां से फास्फोरस ले लिए, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो ये कुछ 3 एग्जांपल के वजह से बहुत सारा कंपाउंड बन सकता है यहाँ पे। तो जो कंपाउंड ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट से बने, केवल ग्रुप 13 और 15, इसके अलावा कुछ नहीं, उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? 13-15 कंपाउंड। ये लास्ट टॉपिक था सॉलिड स्टेट का। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आज के बाद। वैसे इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं बनता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनता है और चैप्टर भी बहुत बढ़िया है, तो उसमें डिटेल से जानेंगे। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री भी। नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। फिजिक्स का भी बहुत सारा बात जानेंगे। लास्ट का जो समझ लीजिए कि 5-6 क्लास जो पढ़ेंगे पूरा फिजिक्स से रहेगा, टोटली फिजिक्स। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, उसमें थोड़ा माइंड भी यूज करना पड़ेगा, मतलब फुली यूज करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल के साथ जो है थ्योरी भी बहुत बढ़िया है उसमें। मतलब उसको अगर समझते हैं शुरुआत से तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि शुरुआत में कुछ जो पढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल में भी वही सब बहुत सारा यूज होगा। और जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर पढ़े होंगे 11th में, तो नहीं पढ़ाए हुए थे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी कुछ बातें यूज होगा उसमें, उसके बारे में भी बता देंगे पहले हम।